नॉर्मली मैं आप लोगों को नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा पर्पस यहाँ से यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है। अगर पैसे कमाना होता तो मैं भी आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेके आता जो बड़ा अट्रैक्टिव होता, ज़्यादा लोग देखते, ज़्यादा लोग शेयर करते और मुझे उससे पैसे मिलते। मेरा जो अर्निंग सोर्स है वो कोई डिफरेंट है। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपनी तरह के बहुत सारे लोगों को तैयार करूं जो पाकिस्तान में बैठ के, अपने घर पे बैठ के डेटा एनालिसिस की सर्विसेज दें, यूएसए में, यूके में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में जॉब करें और फिर पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स लेके आएं। तो मैंने आप लोगों को तैयार करना है। मेरी ख्वाहिश नहीं आप सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप वीडियोस को शेयर जरूर किया करें। उन लोगों के लिए शेयर किया करें जिनको आप समझते हैं कि इस फील्ड में आने की ख्वाहिश रखते हैं या जो किसी गलत रास्ते पे चल के मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं और फ्यूचर में उन डेफिनेटली स्टूडेंट्स के तो पाकिस्तान में एक ही वो क्या कहते हैं हम इसको, ख्वाहिश होती है कि जी हमने जॉब करनी है आफ्टर एजुकेशन। तो जॉब पाकिस्तान में भी करनी है, जॉब इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे जॉब करेंगे तो आपको लेट्स से स्टार्टिंग में कुछ 50, 60, 70 हज़ार रुपया मिल जाएगा एज अ डेटा एनालिस्ट। अगर मैं कह दूं किसी भी जॉब, किसी भी फील्ड में जाए तो इतनी ही आपको सैलरी मिलती है। इवन इंजीनियर्स भी 60, 70, 80 हज़ार से स्टार्ट होते हैं। लम्प से आप पढ़ गए हैं तो आपको लाख, सवा लाख से स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन यही काम अगर आप सीख के एज अ डेटा एनालिस्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो 3, 4 हज़ार डॉलर से आपकी इनकम स्टार्ट होती है पर मंथ की। अब 3, 4 हज़ार डॉलर आप किसी कंपनी में चले जाएं, वहां पे मे बी उसका जो डायरेक्टर लेवल का बंदा है वो उतनी सैलरी ले रहा हो। इस टाइम पे 3 हज़ार डॉलर या 4 हज़ार डॉलर जो है वो कितने बन रहे हैं मेरे ख्याल में, कोई 10 लाख से ऊपर ही बन जाती है अमाउंट। तो और इतनी आसानी से मिलती है। ये जो मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ इनमें इतनी आसानी से मिलती है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें। अगर आप शेयर नहीं करते, लाइक कर दें, तो फिर ऑटोमेटिकली यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर देता है इस वीडियो की तरफ लेके आने का। अब आगे चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू है वो है डेटा। और डेटा के अंदर देखें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सॉर्टिंग के ऊपर हम बात करेंगे, सॉर्टिंग क्या चीज़ होती है। वापस चलते हैं रजिस्ट्रेशन के टैब के ऊपर और यहाँ पर जाके हम इसको सॉर्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई की हुई हैं वो हम खत्म कर लेते हैं। जैसे ये ग्रुप, मुझे नहीं पता कहाँ से मैंने किया था। अच्छा, व्यू से था। और अनग्रुप कैसे, अच्छा ठीक है, अनग्रुप मैंने इसको करना है। तो व्यू, ग्रुप और अनग्रुप, ये चीज़ें खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब सॉर्टिंग के ऊपर हम बात करते हैं। सॉर्ट क्या चीज़ होती है। अब ये देखें यहाँ पर जो कॉलम ए है ये ए टू जी या 1 टू मिनिमम टू मैक्सिमम सॉर्ट हुआ हुआ है। हम सॉर्टिंग दो तरह से करते हैं, ए टू जी या जी टू ए। या तो वो सीधे तरीके से सॉर्ट हो रहा है या उल्टे तरीके से सॉर्ट हो रहा है। ये सॉर्टिंग सिंपल है। आप डेटा में जाएं, यहां से जाके आप लेट्स से सॉर्ट शीट बाय कॉलम ए टू जी ऑलरेडी सॉर्टेड है। और अगर मैं सॉर्ट शीट बाय कॉलम जी टू ए कर दूं तो ये देखें 24 ऊपर आ गया। ये सारे के सारे सेल उल्टे हो गए हैं। 1 नीचे चला गया और उसके आगे जो टेक्स्ट लिखा था वो भी नीचे चला गया है। तो पूरी की पूरी शीट हमने उस हिसाब से सॉर्ट कर दी है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे भी ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, शायद हमें कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए। नहीं है, चलें कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ इन टूल्स के अंदर हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। फिल्टर अप्लाई करने के बाद भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जनाब अगेन चलते हैं डेटा में और नेक्स्ट चीज़ है जी सॉर्ट रेंज, फिर क्रिएट अ फिल्टर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिल्टर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गूगल शीट के अंदर खास तौर पे। एक है एक ऐसा फिल्टर जो कि जनरल फिल्टर के तौर पे आप यूज़ करते हैं। आप यूज़ करें, अपना काम करें। लेट्स से मैंने यहाँ से कोई ये चीज़ सेलेक्ट की, ये फिल्टर किया, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया। तो ये तो है एक जनरल फिल्टर। सारा डेटा उसी तरह से आपका मौजूद है। ये थोड़ा सा हाइड हो गया। मैं दोबारा अप्लाई करूँगा तो वो चीज़ें सिलेक्शन से चली जाएंगी जो पहले थी। दूसरी चीज़ होती है आपका क्या कहते हैं हम इसको, आपका पर्सनल फिल्टर। अब पर्सनल फिल्टर क्या चीज होती है। पर्सनल फिल्टर होता है जो कि आप सेव कर लेते हैं और जब भी फ्यूचर में आपने यूज करना है तो जहां पे आप काम खत्म करके जा रहे हैं अगले दिन वहीं से काम शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिल्टर व्यू पे जाता हूं, क्रिएट न्यू फिल्टर पे क्लिक करता हूं
और ये एक फिल्टर बन गया। इस पे टॉप पे देखें, यहाँ पर फिल्टर 1 लिखा हुआ है और रेंज में इसकी रेंज लिखी है जिसमें डेटा मौजूद है। मैं फिल्टर 1 का नाम कर देता हूँ आबिद और इसको एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिल्टर लेट से यहाँ से क्रॉस करता हूँ, जैसे ये, और ये देखें ये फिल्टर खत्म हो गया है। अगेन अगर मैं डेटा में जाता हूँ फिल्टर व्यू में, तो यहाँ पर ये आबिद के नाम का फिल्टर सेव हो चुका है, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेट से मैं ब्लैंक हटा देता हूँ, ब्लैंक हटा के और इसको ओके कर देता हूँ, ये देखिए। और उसके बाद मैं फिल्टर खत्म कर देता हूँ। अब कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। नॉर्मल फिल्टर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें, उसमें कुछ भी सिलेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं दोबारा से जाके डेटा में जाऊं, फिल्टर व्यू से जाके अपना फिल्टर सेलेक्ट करूं, तो जो चीजें मैंने फिल्टर इन या फिल्टर आउट की थी वो उसी तरह से आ जाएंगी। आज नहीं, 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी आप यूज करेंगे आपका फिल्टर ऐसे ही काम करेगा। और ये फिल्टर सिर्फ आपका डेटा में नहीं है, ये यहाँ पर भी देखें, ये ऑप्शन आ रहा है फिल्टर व्यू का, और इसमें आप एग्जिट भी कर सकते हैं और फिल्टर के अंदर रहते हुए काम भी कर सकते हैं। और ये जो डिफॉल्ट फिल्टर था ये तो इसके ऊपर लगा हुआ ही है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है ऐड स्लाइसर। स्लाइसर क्या चीज होती है? स्लाइसर भी सॉर्ट ऑफ फिल्टर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस स्लाइसर के जरिए हम अपने डेटा को समराइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोर्स के ऊपर जाके एक स्लाइसर ऐड कर देता हूँ। अब ये देखिए मैंने कोर्स ऑल सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें बाय कंडीशन कर सकते हैं या किसी तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, कहीं पे इस तरफ ले जाते हैं, और यहाँ से मैं क्लियर ऑल करूँ और ट्रू को सिलेक्ट करके ओके कर दूँ, तो ये डेटा उसी हिसाब से, ये देखिए पूरी शीट फिल्टर हो गई है। एक्सेल में अगर आप लोगों ने एक्सेल की मेरी ट्रेनिंग्स देखी हुई है, तो एक्सेल के अंदर स्लाइसर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो उसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है रेंजेस को, और या फिर आप उसके ऊपर टेबल लगाते हैं, तब जाके आप स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ये फिल्टर है और आप इसको फिल्टर को इस तरह से लगा सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है, चलें इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट स्लाइसर। मैंने आपको फिल्टर लगा के दिखाया, ये देखें ये फिल्टर है। अब अगर मुझे इस फिल्टर के अंदर से कुछ चीज सेलेक्ट करनी है, सिर्फ एक चीज सेलेक्ट करनी है, तो उसका तरीकाकार समझ लें। पहले आपने क्लियर करना है इसको, उसके बाद आपने ट्रू को सिलेक्ट करके ओके करना है। ये एक्सेल की तरह से नहीं है कि आप आए यहां से आपने ये सिलेक्ट ऑल था, आपने यहां से जनाब सिलेक्ट किया है फेयरलेस, किधर गया, फॉल्स किया, इसको चेक किया और ओके किया। ये ऐसे खत्म नहीं होगा, ये सारे के सारे अवेलेबल रहेंगे। ये करने के लिए आपको पहले क्लियर करना है, उसके बाद जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सेलेक्ट करनी है और ओके करना है, फिर जाके ये अप्लाई होगा। अ, उसके बाद हमारे पास डेटा, ये तो बहुत सारी चीज़ें तो आप सीख गए हैं अभी से ही। प्रोटेक्ट शीट एंड रेंज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट शीट एंड रेंज। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि मेरी शीट के अंदर या कोई एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें कोई बंदा कुछ लिख ना सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़रा ओके कर दूं, और मैं ये चाहता हूँ कॉलम, कोई एक कॉलम ले लेते हैं, लेट्स से हम सिटी का कॉलम ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं नहीं चाहता कोई बंदा लिख सके, तो मैं क्या करता हूँ, डेटा में जाऊँगा और प्रोटेक्ट शीट एंड रेंज कर देता हूँ। अब ये रेंज देखें सिलेक्ट हुई भी है, शीट है तो नेक्स्ट पे शीट चले जाएं। डिस्क्रिप्शन आपने कोई भी नाम रखना है, लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ सिटी, और इसकी परमिशन सेट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज, किस कौन एडिट कर सकता है जी, ये एडिट नहीं कर सकता, ये कर सकता है। और कस्टम है या ओनली यूज, जिस तरह से भी आप करना है। और कॉपी परमिशंस टू अनदर रेंज, ये सेव हो गया। अब इसके अंदर जाके आप, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर दूसरा ईमेल आईडी करूंगा तो उससे मैं नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह से इसको अगर मैं चेंज परमिशन पे क्लिक करूं और वार्निंग का मैं कर देता हूं कि ठीक है कर ले, लेकिन जो करे उसको पता चल जाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये उसके लिए एक वार्निंग शो करता है। मोस्टली शायद इसकी हमें ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपने कुछ रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि जब आगे चल के हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये हमें तंग ना करे। ये अच्छा जी, और हमारे पास डेटा में क्या कुछ आ रहा है, नेम रेंजेस, यस। कोई भी फार्मूला लिखें यहाँ पे और उसको एज अ नेम रेंज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल नेम रेंज मैं कर लेता हूँ, चलें इसका नाम आबिद ही रख देते हैं, और इसको हम लिख लेते हैं
यहाँ पे F20 ओके। और ये हमने सेलेक्ट की नेम रेंज, लेट्स से मैं इसमें कहता हूँ कि ठीक है इज इक्वल टू आबिद। F20 के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। F20 में हम जाके कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, तो जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे आ गया। अब मैं एक और काम करता हूँ कि यहाँ पर ना नेम रेंज के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है बेसिकली, तो मैं इसके अंदर एक सम कर देता हूँ, सम, और सम में हम कर देते हैं A:A और इसको कर देते हैं डन। इनवैलिड रेंज ओके, F20 ओके डन। यहाँ पे हमने अपना नाम ओनली लिखा तो हमारा नाम आ गया। आगे चल के मजीद चीज़ें देखते हैं इसमें नेम रेंज के अंदर, और हम क्या कर सकते हैं। नेम्ड फंक्शन आ जाते हैं। नेम्ड फंक्शन जो है ये नया चीज़ है, इसमें आप अपना फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। और इसमें उसने कहा जी व्यू एग्जांपल ऐड न्यू फंक्शन। जैसे मैंने अभी वो एक नेम रेंज लिख रहा था, तो इसका नाम भी हम आबिद अंडरस्कोर FUN कर देते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन डालने की ज़रूरत है सच मुझे नहीं है। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। और डेफिनेशन फार्मूला क्या है, द फार्मूला यूज टू डिफाइन द नेम यूजिंग ऑप्शनल और कमेंट्स। फंक्शन डिस्क्रिप्शन, अच्छा जी, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं सम और C2 से C5। इसको देखें ये क्या चीज़ है। दिस द फार्मूला यूज टू डिफाइन द नेम फंक्शन यूज द ऑप्शनल आर्गुमेंट प्लेस होल्डर शोन बिलो। C2 से लेके C5 तक। Unknown range name sum, import function, add new or edit। ये यहाँ पे आना चाहिए sum C2 to C5। अब ये जहाँ जितना भी लिखा हुआ है ये सारे का सारा ऑटोमेटिकली सम हो गया है। आबिद अंडरस्कोर फंक्शन लिखा है मैंने, सम का फंक्शन लिखा। तो अगर आप बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लिखते हैं और उनको आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो अपने नाम से आप फंक्शंस बना सकते हैं। उसके बाद ये आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कॉलम स्टैट्स। देख लेते हैं कॉलम स्टैट्स में क्या है। ये इस साइड पे इसने डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे दी है। इसके अंदर 10 आ रहा है, इसके अंदर एक मकसूद लिखा हुआ है, कितनी रोज हैं, कितने एम्प्टी सेल्स हैं, यूनिक वैल्यूज कितनी हैं, और ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम एवरेज जितनी कैलकुलेशंस हो सकती हैं वो सारी की सारी आपको कॉलम स्टैट्स के अंदर करके दे दी हैं। उसके बाद जी हमारे पास है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन जो है ये उसी तरह से जिस तरह हमने ड्रॉप डाउन बनाया था वैसे ही काम करता है, लेकिन आप उस ड्रॉप डाउन से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी इसको डेटा वैलिडेशन के जरिए भी कर सकते हैं। अ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज करना है और आप इस रेंज के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं 1 से लेके ये 5 तक और इसको ओके कर देते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 डन हो गया। यहाँ से आप जब इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यही 5 वैल्यूज आएंगी। कोई छठी वैल्यू आप इसमें लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, नहीं लिखने देगा।
उसके बाद हमारे पास डेटा वैलिडेशन के बाद है डेटा क्लीनअप, और डेटा क्लीनअप में कुछ सजेशंस हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स हैं और ट्रिम वाइट स्पेसेस हैं। वाइट स्पेसेस अगर आपके डेटा के अंदर हैं तो वो आपने वो कहता है जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए हैं किसी के अंदर वाइट स्पेस नहीं है जो कि ट्रिम हो सकती। इसी तरह से अगर हम दोबारा क्लीनअप पे जाएं तो हमारे पास एक रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है। किस कॉलम में करना है जी? सेलेक्ट ऑल करने हैं कॉलम एफ के अंदर। डेटा हैज़ हेडर, अगर ये भी आपने करना है तो आप कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स, जितने भी डुप्लीकेट्स इसके अंदर होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह से अगेन हम वापस चलते हैं डेटा क्लीनअप के ऊपर। अब क्लीनअप सजेशन, ये एक नई चीज़ इन्होंने ऐड की है। एनेबल सजेशंस रिव्यू कॉलम स्टैट्स। अब इसके अंदर क्या आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए क्या क्लीन अप करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, या आपको ये इसके ऊपर सजेशंस दे सकता है कि इसके अंदर आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम क्या चीज़ होती है? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा आबिद कामा मकसूद कामा 100 कामा 1039 कामा लाहौर। अब मैं इसको स्प्लिट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? मुझे बेसिकली ये कॉमा सेपरेटेड एक डेटा है और मुझे हर एक सेल के अंदर सेपरेट डेटा चाहिए। मैं स्प्लिट कर देता हूँ इसको डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, और ये देखें इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आबिद मकसूद 100 1039 लाहौर इसको अलग अलग सेल के अंदर लिख दिया है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास है जी डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन आपने जैसे ये देखें इसने प्रोजेक्ट ड्राफ्ट डेटा एक्सटेंशन और यूज एट टू इंसर्ट पर्सन और फाइल क्लिप। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर @ यूज़ करता हूँ तो मेरे पास ये ईमेल आईडीज भी आ गए हैं, गूगल शीट्स, ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, डेट, क्या चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करनी है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से मैं कुछ भी अगर इसमें ऐड करना चाहूँ, इमोजी है, लेट से मैं @ ये करता हूँ, @ आगे लेट से मैं करता हूँ यहाँ से रेटिंग कर लेता हूँ। तो मुझे इस तरह से भी कोई भी चीज़ अगर ऐड करनी है तो डेटा एक्सट्रैक्शन के ज़रिए भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हमने कर ली हैं, लेकिन इस अब मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी। डेटा कनेक्टर्स आ गए हैं। डेटा कनेक्टर्स आप कहाँ कहाँ डेटा कनेक्ट कर सकते हैं? बिग क्वेरी है और लुकर दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब बिग क्वेरी क्या चीज़ है? ये डेटाबेस है, जिस तरह से SQL सर्वर है, जिस तरह से एज्योर SQL है, इसके अलावा अगर आपने स्नोफ्लेक पे काम किया, इसी तरह से गूगल का जो डेटाबेस है उसको हम बिग क्वेरी कहते हैं। बाय करना पड़ता है, फ्री नहीं है। यस, इसके आई थिंक 1 TB तक का डेटा फ्री होता है इसमें, या 100 TB तक का, मुझे याद नहीं है, वो आप गूगल कर लीजिएगा। लेकिन उसके साथ अगर इतना डेटा आप यूज़ भी करते हैं तो आपने जो रैम और प्रोसेसर यूज़ करना है उसका बिल आपको चार्ज होगा। लुकर क्या चीज़ है? लुकर एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसमें जाके आप रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड बनाते हैं। उसकी सेपरेट ट्रेनिंग है, वो आप देख सकते हैं। मे बी फ्यूचर में मैं कोई कंप्लीट ट्रेनिंग उसके लिए लेके आऊँ तो लुकर के साथ भी आप ये डेटा ऐड कर सकते हैं। डेटा का जो मेन्यू था ये काफ़ी लेंथी हुआ है, इसकी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आई होप सो। लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब आपको समझ में आना शुरू हो गई हैं और आपको आपकी ग्रिप बनना शुरू हो गई है गूगल शीट्स के अंदर। अब 2 टैब रह गए हैं हमारे पास, टूल्स का और एक्सटेंशंस का। वो करेंगे, उसके बाद फिर हम रियल टाइम डेटा के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, फार्मूलाज को सीखना शुरू करेंगे।